ठंडी अटलांटिक किनारे से कहानी शुरू होती है। जुलाई 2007 में कनेक्टिकट के नॉर्विच में 25 साल की मॉरीन ब्रेनार्ड बार्न्स अपनी छोटी बेटी को अलविदा कहती है। वो एक दुबली पतली एस्कॉट थी जो एक स्थिर जिंदगी का सपना देखती थी। एक आउट कॉल के लिए वो ट्रेन से न्यूयॉर्क सिटी जाती है। उसी रात वो गायब हो जाती है और उसका फोन हमेशा के लिए बंद हो जाता है। कई दिनों तक कोई उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं करता। 2 साल बाद 12 जुलाई 2009 को ब्रॉन्क्स के अपने अपार्टमेंट से 24 साल की मेलिसा बार्थलेमी निकलती है। वो अपनी दोस्त से कहती है कि वो मिडटाउन मैनहट्टन में एक ज्यादा पैसे देने वाले क्लाइंट से मिलने जा रही है। ब्यूटी स्कूल से पढ़ी हुई मेलिसा, जो अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए एस्कॉर्ट बनी थी, उसी शाम $900 जमा करती है। यही उसका आखिरी निशान बनता है। कुछ दिन बाद उसकी 15 साल की बहन अमांडा के फोन पर कॉल आती है। मेलिसा के ही नंबर से एक आदमी कहता है, मैंने तुम्हारी बहन को मार दिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे फिर कभी देख पाओगी? ये कॉल बार बार आते हैं, गंदी और मजाक उड़ाने वाली बातें, हमेशा किसी छत या भीड़ वाली सड़क से। 6 जून 2010 को 22 साल की मेगन वाटरमैन लॉन्ग आइलैंड के होपॉग मोटेल में रुकती है। वो अपनी छोटी बच्ची को रिश्तेदारों के पास छोड़ देती है। मेन की रहने वाली ये दुबली लड़की नशे की आदत से जूझ रही थी। रात 1:30 बजे वो क्रेग्सलिस्ट के जरिए एक क्लाइंट से मिलने निकलती है। वो कभी वापस नहीं आती। उसका फोन बंद हो जाता है और उसका परिवार उसे हर जगह ढूंढता फिरता है। 3 महीने बाद 2 सितंबर 2010 को नॉर्थ बेबीलोन के एक अंधेरे घर में 27 साल की एम्बर कॉस्टेलो अपनी बहन से पैसों को लेकर बहस करती है। वो हेरोइन की आदी थी और एस्कॉर्ट का काम करती थी। वो बाहर निकलती है एक ऐसे क्लाइंट से मिलने जो $1500 देने वाला था। एक गवाह देखता है कि वो एक चेवी एवलांच में बैठती है जिसे एक लंबा चौड़ा 6 फुट 4 इंच का आदमी चला रहा था, जिसके घने बाल थे। लोग उसे ओगर जैसा बताते हैं। एम्बर फिर कभी नहीं मिलती। कुछ महीने पहले 1 मई 2010 को 23 साल की शैनन गिलबर्ट ओक बीच नाम के एक गेटेड इलाके में पहुंचती है। उसे माइकल पार्क, एक क्लाइंट जोसेफ ब्रूअर के घर छोड़ता है। शैनन बहुत घबराई हुई थी और एक्सटेसी के नशे में थी। सुबह 5 बजे वो दरवाजों पर जोर जोर से दस्तक देती है और 911 कॉल पर चिल्लाती है, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। वो दलदल की तरफ भागती है, पड़ोसियों के दरवाजे पीटती है। पुलिस देर से पहुंचती है। 1 साल बाद उसका शरीर आधा मील दूर मिलता है। इसे एक्सीडेंटल ड्राउनिंग कहा गया, लेकिन उसका परिवार मानता है कि ये मर्डर था। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी थी और शरीर में कोई ड्रग्स नहीं मिले थे। शैनन की गायब होने के बाद बड़ा सर्च शुरू होता है। 13 दिसंबर 2010 को गिलगो बीच के पास ओशन पार्कवे पर एक पुलिस डॉग रास्ते से हट कर जाता है। वहां एक लाश मिलती है, बरलैप में लिपटी हुई और बेल्ट से बंधी। वो मॉरीन ब्रेनार्ड बार्न्स थी। अगले कुछ दिनों में 3 और मिलती हैं, मेलिसा, मेगन और एम्बर। सभी दुबली एस्कॉट थीं, सबका गला घोंटा गया था और उन्हें एक जैसे हालातों में करीब 500 फीट की दूरी पर फेंका गया था। इन्हें गिलगो 4 कहा जाने लगा। इसके बाद और डरावनी बातें सामने आती हैं और शरीर के हिस्से मिलते हैं। जेसिका टेलर 2003, सैंड्रा कॉस्टिला 2009, वैलेरी मैक 2000। कुछ पुरुषों के बाल इन सब को जोड़ते हैं। एक सस्पेक्ट के कंप्यूटर में एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें बॉडी प्रेप, फेंकने की जगह और किस तरह की लड़कियां चाहिए, सब लिखा था। यहीं से सामने आता है रेक्स ह्यूअरमन, 59 साल का आर्किटेक्ट, मासापिक्वा पार्क का रहने वाला। उसकी पत्नी ऐसा एलरप और 2 बच्चे हैं। दिन में वो मैनहट्टन में काम करता था और रात में बर्नर फोन्स पीड़िताओं के आखिरी लोकेशन के पास एक्टिव दिखते थे। उसकी चेवी एवलांच वही थी जो एम्बर के केस में देखी गई थी। वो गिलगो विक्टिम्स जैसे शब्द बार बार सर्च करता था और दिखने में मिलती जुलती लड़कियों को गंदे कामों के लिए हायर करता था। पिज्जा क्रस्ट से मिला डीएनए घटनास्थल के बालों से मैच कर गया, उसके और उसके परिवार दोनों से। 13 जुलाई 2023 को मैनहट्टन की सड़कों पर चलते हुए टास्क फोर्स के अफसरों ने उसे पकड़ लिया। उस पर गिलगो 4 की हत्या का आरोप लगा। उसके घर से 200 से ज्यादा बंदूकें मिली और डरावनी सर्च हिस्ट्री, नेक स्नैप, कार्विंग अप बॉडीज। उसकी पत्नी के बाल भी सबूत से जुड़े। इसके बाद आरोप बढ़ते गए।
जनवरी 2024 में मॉरीन, जून 2024 में जेसिका और सांड्रा, दिसंबर 2024 में वैलेरी। कुल 7 केस। रेक्स ने खुद को बेगुनाह बताया। 2025 में एक बड़ा ट्रायल तय हुआ। वो अभी जेल में है और पीड़ितों के परिवार इंतजार कर रहे हैं। कई केस अब भी अनसुलझे हैं। समुद्र किनारे अब शांति है, लेकिन साया अब भी मंडराता है। एक कातिल जिसने सालों तक बचकर खेला, आखिरकार टेक्नोलॉजी और सब्र ने उसकी सच्चाई बाहर निकाल दी।